गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। इस बेसिस पर डिवीजन नहीं हुआ, इस बेसिस पर रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द यूनिट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल अलाइनमेंट वाज इंडीड रेज्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उस समय बन रहा था, तो उसमें ये बात कही गई कि हमें प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसे ऐसे बेसिस पर कुछ होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा था, समय कम थे, लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्ट करने में लोग इंगेज थे कि ये सब करने का उनके पास उतना टाइम नहीं था, ठीक है। तो और पहले जरूरत था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाना चाहिए, अंग्रेज को भगाओ और संविधान एक बनाओ और उसके हिसाब से कंट्री में शासन चले। तो उसमें लोग बिजी रहने के कारण, टाइम स्कार्सिटी के कारण और मेन मुद्दा जो था उस पर ध्यान रहने के कारण हमने वो चीज़ उस समय कर नहीं पाया। तो ये सब बातें, देयर वाज नॉट इनफ टाइम, वो सब ह्यूज टास्क, ये सब जो बोला ये है। तो कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, हम खुद गरीबी में उलझे हुए थे, इकोनॉमिकली काफ़ी बैक चले हुए थे, कर्ज में डूबे हुए थे, कहने का मतलब हमारे पास हेल्थ काफ़ी पीछे था, एजुकेशन काफ़ी पीछे थी, इंडस्ट्री काफ़ी पीछे था, तो उसको सुधारना था, पॉलिटिकली हम काफ़ी वीक थे, उसको स्ट्रॉन्ग करना था। तो उसमें पहले उस पर ध्यान देना था, इस पर सोचा कि बाद में किया जाएगा, तो कुछ आसान प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दो कि बाद में आसानी तरीके से कर दिया जा सके, ये है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब इसके संवैधानिकता क्या है कि इंडिया अपना टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को सौंप सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, देखा ना, नया स्टेट बनाने की, नया स्टेट एक्वायर करने की, नया स्टेट को एडमिट कर लेने की, या अपने स्टेट को तोड़ फोड़ जोड़ना, नया स्टेट बनाना, इसकी बात है। लेकिन कहीं नहीं बात किया है कि अपना स्टेट किसी को दे देने की बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें कहीं नहीं मेंशन है। तो ये मैटर जब उठा, मैं लंबी चौड़ी है तो आप लैंग्वेज हो आप देख लोगे, मैं आप बोल रहा हूँ पहले ये समझो। ये बेरुवड़ी यूनियन वाला बात मैंने बताया था ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले जो बॉर्डर उधर रीजन में है, तो बेरुवड़ी यूनियन। तो यहाँ आता है आपका जलपाईगुड़ी के आसपास, मैंने पहले ये डिस्कस किया था। तो कुछ रीजन था वहाँ कोई लैंड मार्किंग जो है ना, जैसे रेड क्लिफ जो लैंड इंडिया एंड पाकिस्तान को हो या बांग्लादेश, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, जो बाउंड्री डिमार्केट की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, मैकमोहन चाइना बाउंड्री के लिए जो डिमार्केट किया गया है इंडिया के और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, कौन सा, रेड क्लिफ। तो ये एरिया वाले में प्रॉपर बाउंडेड लैंड बाउंड्री मार्क नहीं किया उन्होंने, ठीक है। जल्दी में कहो टाइम नहीं मिला तो उन्होंने प्रॉपर कोई डिमार्केशन नहीं की थी, लाइन नहीं खींचा, ये कहा जाता है। और प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुआ। और दूसरी चीज कि कहते हैं क्या कि तो ऐसे केस में कंट्रोवर्सी चल रहा था कि कुछ एरिया जो है अपने आप एज्यूम करके, कुछ इंडिया के पास थी, कुछ पाकिस्तान के, मतलब ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान उनका बार बार क्लेम कहना था क्या कि अगर तरीके से वो लाइन यहाँ पूरा नहीं जोड़ा इन्होंने, ये इधर से बाउंड्री आया, यहाँ बाउंड्री आया, ये बीच में छोड़ दिया, ये बाउंड्री को अगर प्रॉपर ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे मिलाया जाए तो उधर वाला मेरा इलाका, इधर वाला इलाका, लेकिन आप हमारे तरफ वाला भी इलाका को आप कैप्चर कर रखे हो, उस पर भी आपके किसान लोग खेती कर रहे हैं, आपके लोग हैं जो वहाँ कहो कि फैक्ट्री गड़ाए हुए हैं या जो भी हो, पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, जानवर बांधते, गाय बांधते हैं, भैंस बांधते हैं, सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन है अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मेरे एरिया में पड़ता है, अगर उस लाइन को जोड़ दिया जाए तो ऐसे, तो या बाउंड्री करना था तो अगर ये लाइन क्यों छोड़ दिया, अगर इधर ऐसे बाउंड्री करना तो ऐसे ऐसे भी जो कुछ करते तब ना, लेकिन इस लाइन के ऐसा देखा जाए तो हमारे एरिया में पड़ता है वो चीज जिस पर आप कब्जा कर रखे हो,
कैप्चर कर रखे हो। तो ये मैटर आया ऐसे, तो बाद में ऐसे तो कई बार जो ट्राइब्यूनल मैंने पहले बताया था ना, बागी ट्राइब्यूनल बैठा स्वीडन से, वो जो उसके जो लीड करने वाला जो जज थे स्वीडन के जज थे, तो मैटर कुछ सुलझ नहीं पाया था, ठीक है। फिर बाद में बहुत दिन तक ऐसे लोग उधर से डिमांड इधर से डिमांड, ट्राइब्यूनल में मैटर चलती रही ऐसे। जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय थे मोहम्मद फिरोज नून नाम था, तो नून और नेहरू में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है भाई, मैंने गांधी जी ने सॉफ्ट हार्ट लेकर एक्सेप्ट किया, नहीं भाई ठीक वो आपका एरिया है, वो लोग भी आप ही के मतलब उधर चाहते भी ये लोग, या आप कहो इथनिसिटी वाइज या कल्चर वाइज उधर से ही उनका मिलाप है और पड़ता भी उस आप ही के रीजन में, तो कहीं ना कहीं गलती हुई या लाइन नहीं खींचा गया तो मैं आपको टेरिटरी दे देता हूँ, कुछ टेरिटरी जो हमारा, लेकिन हमारा कुछ हमारे टेरिटरी पे आप ऑक्यूपाई कर रखो, तो कुछ मेरा होगा आप मुझे दे दोगे, तो ये सब बातें हुई। तो सिंपल वे में पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, जबकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपने एग्जीक्यूटिव मतलब अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सुलझ करके ये करना चाहते थे। अब मैटर कोर्ट में गया, मतलब अब ये मैटर कोर्ट में नहीं गया, लोगों ने इस बात को विरोध किया कि भाई ऐसे कैसे, अब जिसको पूरा इंडिया से जो ऐसे लगाव है कि हमारा टेरिटरी आप पाकिस्तान को कैसे दे सकते हो, आप सरकार हमारी झुक गई, बुजदिल है, बिका हुआ है नेहरू, ऐसे से तो लोग बोलेंगे ना, कुछ सेक्शन तो ऐसे बोलते रहे बोलेंगे ही, डर गए, कायर हो आप, गर्ज हिम्मत नहीं है, अपना भारत को बचाने की जो हिम्मत नहीं है, भारत को तोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दूसरे को देते जा रहे हैं, जो ऐसे ऐसी जो भी बात है, तो सिचुएशन बहुत खराब, कहीं विद्रोह वो ये सब चलेगी, वहाँ के असेंबली में, वहाँ के असेंबली में सब डिस्कशन रिजोल्यूशन ऐसे ऐसे चलते रहा। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन लिया, उनसे एक मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल 143 के जरिए 43 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट किसी चीज़ के लिए रेफरेंस ले सकती है कि इसकी लीगलिटी क्या है, किसी मैटर से लेकर कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई उनका लीगल ओपिनियन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकती है, एडवाइस ले सकती है, रेफरेंस ले सकती है, ठीक है। तो कोई लॉ के बारे में, कोई फैक्ट के बारे में क्या है इसकी वैलिडिटी, इसका लीगलिटी क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है टेरिटरी को सीट, आप अपने टेरिटरी को हम फॉरेन कंट्री को दे सकें, अगर ये देना है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर अपने डायरेक्शन एक ऑर्डर इशू करके नहीं कर सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, एंड वो भी अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी वेस्ट बंगाल का पार्ट है ना भाई वो सब, तो उसको देने की बात कर रहे हैं, तो फिर फेडरलिज्म को अफेक्ट हो रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन को अफेक्ट हो रहा है, तो कम से कम 360 आर्टिकल 368 के जरिए ही उसको फॉलो करते ही हुए ही आप टेरिटरी को सीट किसी अदर फॉरेन कंट्री को दे सकते हो, ये था, ये सब मैटर इसमें आया। हालांकि वो तो मैटर हो गया, लेकिन फिर भी वो मामला सुलझ नहीं पाया, वो दे नहीं पाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो चुका, बहुत सारे लोग का स्टेट तैयार नहीं, यहाँ माहौल ये माहौल, उसके बाद आसपास में हम वार में उलझ गए, चाइना के साथ वार, फिर अगेन 1962 में चाइना के साथ वार, 65 में पाकिस्तान के साथ वार, 71, 72 फिर देखते हो बांग्लादेश वाली और लिबरेशन वार, इमरजेंसी, तो ऐसे ऐसे हम खुद सब उलझे रहे, तो मैटर सुलझ नहीं पाया। तो आगे और मैं बताऊंगा, तो देखें ये सब बता दिया। अब है एक और मैटर फिर आया सुप्रीम कोर्ट में, क्या आया कि एक है मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। ये क्या मामला था कि कच्छ वाला जो रीजन था ना, गुजरात में कच्छ वाला रीजन, वो मार्सी एरिया है, दलदल वाला, तो जब लैंड डिमार्केट की गई थी ना, तो वो दलदल होने के कारण उस समय कोई बाउंड्री या कोई होता है ना कि लैंड ये सब पिलर रख देना कि इधर वाला एरिया इधर, उधर वाला एरिया, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं हुआ था, तो वहां भी पाकिस्तान के साथ चल रही थी कि वो मेरा एरिया, वो मेरा एरिया, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर उस समय एक, हाँ ठीक है, हम दोनों मिलकर बाउंड्री आपस में डिसाइड कर लिया कि हाँ ये बाउंड्री ऐसे रहेगा, इधर से ऐसे लाइन जाएगी, उधर वाला आपका, इधर वाला एरिया। तो फिर मैटर ये ले गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्योंकि इसमें ऐसे इस प्रोविजन में कोई टेरिटरी ना हमने उनको दिया ना हमने उनसे लिया, जो बाउंड्री डिमार्केट नहीं थी वो दलदल वाला एरिया में, ऐसे भी दलदल वाला एरिया में तो ऐसा नहीं था कि ये दलदल पर मेरा कब्जा, वो दलदल पर कोई उधर तो जाता ही नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ बाउंड्री हमने डिमार्केट किया है, कोई टेरिटरी का में कोई इधर एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो उसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट में जो गया मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ गुजरात में भाई भाई होता है ना, धीरू भाई और पता नहीं और भी बहुत सारे भाई ऐसे नियम है। सब जगह का कुछ कुछ अपना नियम का स्पेसिफिकेशन होता है कि ऐसे और नाम से ही बहुत लोगों की हो सकता है हाँ पहचान हो जाती है, हाँ इस एरिया के होंगे। तो खैर हमें उसमें नहीं जाना है, नाम जो भी हो अल्टीमेटली मैंने बताया ना सारे हमारे ही हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखो ये मैंने मैप में मैंने क्या दिखाया है, ये जो रीजन जो था बेरवड़ी यूनियन, तो बेरवड़ी यूनियन वाला जो रीजन है तो ये बांग्लादेश का रीजन, यहाँ से अपना वेस्ट बंगाल इसके बीच में ये है। पहले भी शायद मैंने दिखाया है इसके बारे में, इस मैप को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। बाकी आप ये नाम देख सकते हो इस मैप में, कुछ कुछ सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग, किशनगंज, पूर्णिया, बिहार, भागलपुर, देवघर, धनबाद, मालदा, दुर्गापुर, ब्रह्मपुर कहाँ है सब पता होना चाहिए। एक जो जो नाम बोला है सब कहाँ है तो बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। तो खैर इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। NH क्या है N5 छोड़ो, उसमें मत जाओ अभी। ये थोड़ा और जूम करके दिखाया है बेरवड़ी यूनियन को, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो सेम बात जो मैंने बोला, लाइन ऑफ डिमार्केशन ही है, सरफेस ऑफ अर्थ पर टेरिटरी का कोई रियल में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विथ बांग्लादेश, तो वो चीज मैटर को मैं आगे बता रहा था तो नहीं हुआ। फिर क्या है, बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कुछ नहीं हो पाया, उसको देना या उससे लेना। तो बिल एक लाया गया 119 अमेंडमेंट बिल 2013 में। सोचो ये किसने लाया होगा, किसी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, या आप बोल सकते हो क्या यूपीए गवर्नमेंट ने। तो 2014 में तक तो, उससे पहले तक तो यूपीए गवर्नमेंट थी, तो लाया बिल पार्लियामेंट में इन्होंने लाया तो पास नहीं हो पाया, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में वो हंगामा होते रहा, पास नहीं हो पाया, ऐसे चलते रहा। तो कहते या इसको बोला जाता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये बिल कब पास हुआ, 2015 में, 13 का बिल था, पास हुआ 2015 में। 15 में पास हुआ तो एक्ट बना, तो 119वां अमेंडमेंट बिल है, लेकिन एक्ट कौन सा है, 100। समझाया था ना पहले कैसे होता है, बीच में बहुत सारे बिल जो है पास नहीं हो पाए या एक्ट के फॉर्म में बन नहीं पाए, अपोज हुआ या बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन नंबरिंग उनको मिल गया 98, 99, 100, 98 भले एक्ट नहीं बन पाया तो, लेकिन सपोज 90 बिल 90 एक्ट, 91 92 बिल एक्ट नहीं बना, 93 बिल एक्ट बना, तो 90 वाला एक्ट हुआ, लेकिन 93 वाला बिल जब एक्ट बना तो इसका नाम क्या होगा, 91 एक्ट नाम होगा उसका, लेकिन बिल कौन सा है, 93rd बिल है, समझ गए। फिर 94, 95, 96 बिल नहीं बन पाया, एक्ट नहीं बन पाया, 90 एक्ट नहीं बन पाया, रीजन प्रेसिडेंट साइन नहीं किया या पास नहीं होगा पार्लियामेंट में। 97 बिल एक्ट बना, तो 97 बिल एक्ट बना तो कौन सा एक्ट कहलाएगा, 97 एक्ट नहीं, 91 एक्ट हुआ तो 91 के बाद 92 एक्ट कहलाएगा। वो 97 बिल है लेकिन एक्ट हुआ 92nd एक्ट हुआ। तो ऐसे ये बीच का जो बिल एक्ट देख रहे हो कैसे गायब है, ये है। तो 2015 में ऑपरेशनलाइज हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, उसने ये बिल को फाइनली पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा डिफरेंट स्टेट को आप कर सकते हो कि एग्री करवा कर, कन्विंस करवा कर फाइनली वो इस बिल को पास करवाया और टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ। अब देखो इसमें क्या है, ये जब हुआ तो जो अभी तक मैं बता रहा था बेरवड़ी यूनियन वाली जो बात, सिर्फ जो थी बांग्लादेश और
वेस्ट बंगाल के बीच की जगह। लेकिन सिर्फ वो एरिया नहीं था, इसके अलावा और भी टेरिटरी कुछ थे जिसका कहीं ना कहीं वो त्रिपुरा से, मेघालय से, आसाम से, वो ऐसे टेरिटरी थे जो कुछ उन स्टेट से बिलोंग करते थे। तो जब हमने ये सब हुआ तो उनका टेरिटरी हमें बांग्लादेश को देना पड़ा। अब बांग्लादेश से कुछ टेरिटरी हमने, कुछ वेस्ट बंगाल के पास और कुछ इन स्टेटों को मिला। इनको बोला जाता है इनक्लेव। इन छोटे छोटे टेरिटरी को बोला गया इनक्लेव। इनक्लेव का मतलब होता है कि इनक्लेव एक छोटा सा जगह है जो बड़े जगह से घिरा हुआ है, और इसमें जो पॉपुलेशन है ना, उनके अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सेम भी कह सकते हो, अलग कल्चर, कस्टम, आइडेंटिटी है, इथनिसिटी अलग है कंपेयर टू जो सराउंडेड पीपल हैं। ठीक है, तो वो कहलाया इनक्लेव कहलाया। ठीक है, छोटा सा जगह, उसको इनक्लेव कहा। कस्बा हिंदी में बोलते हैं, अलग चीज है, लेकिन उसको बोला गया इनक्लेव। तो इनका इथनिसिटी अलग क्या है, बांग्लादेशी हैं, उनका बंगला वाला, बांग्ला हो सकता है आसपास वाला ही बंगला वाला है, लेकिन उनका उससे मिलता है, उनका रहने का कल्चर तरीका उनसे, उनके जैसा हो, वो जो प्रॉपर बांग्लादेश के हैं। तो इस केस में इनक्लेव हुआ। तो ये है इनक्लेव, इसका नाम वर्डिंग हुआ इनक्लेव। इसमें जब एक बांग्लादेश के साथ लैंड एग्रीमेंट हुआ तो ज़्यादातर टेरिटरी जो मेजर इनक्लेव थे हमने बहुत सारा उनको दिया, उनसे बजाय कि लेने के बजाय उनसे हमें कम मिली, हमने उनको ज़्यादा दिया। हमारा बहुत सा टेरिटरी ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा टेरिटरी हमारा बांग्लादेश के पास गया, तो वो मैंने नाम दिया 111 इनक्लेव। और इसमें जो तीन और जो स्टेट जो इन्वॉल्व हुए, अब देखिए एक टर्म यूज होता है, डील आल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोसेशन एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिफाइंड बॉर्डर। मतलब 6.1 किलोमीटर का जब वो जो था बीच का रीजन, कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं था, उसको डिफाइन किया, उसको प्रॉपर लाइन मार्किंग की गई, बॉर्डर बनाया गया, बॉर्डर के फॉर्म में मार्केट जो डिमार्केटेड था उसको मार्केट किया गया। और एडवर्स पोसेशन की बात की जा रही है कि एल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोसेशन। एडवर्स पोसेशन उसको बोलते हैं कि एक लैंड सपोज वो किसी और के एरिया में है, किसी और के टेरिटरी में है, लेकिन जैसे बांग्लादेश के टेरिटरी में है वो लैंड, लेकिन इंडिया के लोग उस टेरिटरी पर कब्जा कर रखे हैं, उस पर खेती करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, जो भी हो, अपना फार्म हाउस खोल रखा है, पोल्ट्री फार्म खोल कर रखा है, आता है उसका, लंबे समय से ऐसे कब्जा कर रखे हैं, ऐसे लंबे समय से कैप्चर कर रखे हैं, तो लीगली उनका है, लेकिन लंबे समय से कैप्चर करने के कारण हम इसको अपना बनाए हुए हैं, तो वो कहलाता है एडवर्स पोसेशन। बहुत सारा जब अभी भी होता है क्या कि क्या लोग करते हैं शुरू में, ऐसे देखा होगा या सुना होगा, लोग शुरू में जाते हैं, क्या करते हैं, किसी के जमीन में, गांव में खासकर ज़्यादा चलता है कि लोग एक गाय रखा, एक गाय को लोग ऐसे कोई पर्सन ऐसे धूप में बैठने के लिए वैसे खूंटा लगा दिया और गाय को सुबह शाम वहाँ बांधता है। ठीक, धीरे धीरे वहाँ एक थोड़ा सा करकट छावनी ये दे दिया, एक गाय के बजाय 2 गाय रखा, बाद में थोड़ा छावनी और बढ़ाया, 2 के बजाय 4 रखा, 4 के बजाय 10-15 और बड़ा एरिया को कैप्चर कर लिया। और जब उसके मालिक बाद में आया तो कहता कि ये तो 15 साल से तो हम यहाँ, ये मेरा है, तुम्हारा कहाँ से हो गया, मेरा एरिया है, और उसको कैप्चर कर लेता। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो कैप्चर किया गाय भैंस वाले ने, जिन्होंने भी, मैं किसी पर्सन से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, गाय भैंस वाले या बकरी वाले, मैं बता दूं, गाय भैंस वाले बकरी वाले वो सबसे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब कैसे लोग कैप्चर करते हैं, देखो अगर ये मैन पावर स्ट्रॉन्ग है, आदमी ज़्यादा है, इसके पास लाठी से मजबूत है, उधर वाला पर्सन जिसका प्रॉपर सही में जमीन वो बेचारा वीक है, तो कुछ नहीं बोलेगा, जाऊँगा तो ये मारेगा यार, पीटेगा यार, क्या लड़ना इन लोगों से यार, छोड़ो भाई, हमारा और कहीं है, इसके चक्कर में छोड़ो, भूलो, हमारा और ज़मीन है, ये छोटे से ज़मीन के लिए हम क्या पड़े, और धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। चाइना क्या करती है, चाइना किस एरिया में क्या देखा है ना, समुद्र में जाकर वहाँ धीरे धीरे पत्थर भरना शुरू करता है, आगे आगे धीरे धीरे पत्थर भरते भरते कुछ एरिया बना लेता है और वहाँ अपना मिलिट्री छावनी बनाता है और उस एरिया को धीरे धीरे कैप्चर करने की कोशिश करता है और कर रहा है। तो ऐसे चाइना अभी कर रहा है, और हम इंडियन को तो कहेंगे कि हम तो वर्षों से ऐसी चीज जानते हैं कैसे कैप्चर करते हैं किसी एरिया को। तो खैर हाँ, अब ये क्या 6.1 किलोमीटर ये बताया,
एडवर्स पोसेशन जो मैंने बताया वो सेम बातें हैं, लैंग्वेज जो बोला ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लो, जो मैंने बोला ये यहाँ है, देख ले आप। अब कहा गया है क्या कि आफ्टर द एक्सचेंज इंडिया लॉस्ट अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 40 स्क्वायर किलोमीटर लैंड हमें ओवरऑल लॉस हुआ। और इनक्लेव के बारे में तो देख ही लिया कि कितने इनक्लेव मतलब हमें मिले और कितने हमने बांग्लादेश को दिया। एक तो ये 101 111 सगुन होता है ना, 101 रुपये 111 रुपये, और 51 रुपये भी सगुन होता है। हमने सिर्फ 51 रुपये लिए और 111 रुपये उनको दिए, कहने का मतलब ये है, ऐसे याद रहेगा। तो ये अब जो मैंने बोला कि 4 स्टेट भी इसमें अफेक्टेड हुए, उनका टेरिटरी कुछ गई, उनको कुछ मिला, तो उसमें जो 4 स्टेट थे असम, वेस्ट बंगाल, उसके आसपास वाले वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, जब ऐसे हुआ तो इसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में इनका एक्सटेंड कितना है, कौन कौन स्टेट हैं, उनका बाउंड्री कहाँ तक है, क्या होगा, उस वो एक्ट मेंशन है, तो वो चेंज हुआ, तो ये स्टेट के लिए फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ, देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट। मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो बाउंड्री है, जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, फर्स्ट इंडिया किसके साथ, चाइना के साथ, जो बाउंड्री शेयर है 4096 किलोमीटर 96.7। एक बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितने रिवर का शेयरिंग है पता है, कितने रिवर का, बताओ, जानते हो तो बताओ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलमोस्ट 54 रिवर, 54 रिवर जो है, 54 नदी का शेयर इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में, हम दोनों कंट्री के बीच में 54 रिवर, ठीक है। और इंडिया के पास कितने आइलैंड है पता है, इंडिया के पास लगभग 1382 कहा जाता है, मतलब जानो 1300 से 1400 के बीच, ऑलमोस्ट 1400 आइलैंड इंडिया को है, आइलैंड पता भी नहीं होगा। सब सोचते हैं आइलैंड तो सिर्फ अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप ही तो है आइलैंड, लगभग 1400 आइलैंड है इंडिया को, लेकिन बहुत सारे आइलैंड पर कोई हैबिटेशन नहीं, कोई पर्सन रहता नहीं, ऐसे छोटे से हैं, कोई मतलब जमीन बंजर है, ऐसे ही कुछ है, तो कोई लोग रहते नहीं है, तो वहाँ ह्यूमन ऑक्यूपेशन नहीं है, इतना आइलैंड इंडिया को है। तो अब है जो मैंने बागी अवार्ड, ये सब साथ मैं सब पहले बता चुका हूँ, जस्टिस अलगोट बाड़ी कैसे ट्राइब्यूनल की बात बता दी, ये देख लोगे आप, नोट करना है नोट कर लोगे। नेहरू नून एग्रीमेंट, डिवीजन ऑफ बेरवरी यूनियन, अमेंडमेंट हुआ इस, तो उस समय 9th अमेंडमेंट का प्रोविजन लाया गया, लेकिन अमेंडमेंट हो नहीं पाया। तो है ये सब बातें, और ये है नेहरू जी एंड नून, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के फिरोज नून नाम है उनका, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1960 में फ्रेंडशिप हुई, हाथ मिलाया गया, कैसे लोग 60 में सब चीज़ ये सब हुआ, 65 में वार हुआ पाकिस्तान के साथ, तो खैर वो सब पॉलिटिकल मैटर क्या है, कैसे है, कौन बेनिफिट के लिए, हमें उसमें नहीं जाना। अब चलते हैं आगे, इतना बातें मैं सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, लिटिगेशन ये सब, ईस्ट पाकिस्तान, 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुई, ये थोड़ा अभी नहीं बोला था, इसको मेंशन कर, नोट कर लोगे आप। ये जितना आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट ग्राउंड विच वुड बी सब्सिक्वेंटली द इशू रिलेटिंग टू द रिमार्केशन पोसेशन, ये वो 6/21 फॉर्म द पार्ट्स ऑफ बाउंड्री प्रोटोकॉल वाज प्रिपेयर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इतना, ये सब चीज़ हर चीज़ मैंने लगभग आपको बता दिया है, इसमें मैं दोबारा कुछ बोलूँगा नहीं। इंडिया गवर्नमेंट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो ये जो है जो अमेंड बिल जो था, वो बिल के बारे में बताया, एक्ट के बारे में बताया। देखो यहाँ ये जो बिल है 119 अमेंडमेंट बिल, एक्ट कौन सा है, देखो
एक्ट जो हुआ आपका 119 बिल हुआ, एक्ट अभी बताया था, यहां दिखा दो कहां गया कहां गया। मैं कंपेयर थोड़ा करके दिखाना चाहता हूं। 119 अमेंडमेंट बिल, 100 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये शायद मैंने पहले भी बताया है। तो 119 बिल हुआ, 100 है जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ। तो मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखें 100 मैंने बोला ना कि 100 के बाद कम से कम अभी तक का जितना अमेंडमेंट हुआ आपको पता होना चाहिए। 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है, 100th अमेंडमेंट एक्ट जो है किससे रिलेटेड है? इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री सेटलमेंट के से रिलेटेड है। 101 किससे? जीएसटी। 102 किससे रिलेटेड है? ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। स्पेशल प्रोविजन है ना 332 342 स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST OBC ये सब में, तो वहाँ मैं बताया था। तो 102 में ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 103 क्या है? 103 क्या है? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन। 104 क्या है? 104, 105 एंड 106। तो बताओ, तो 104 क्या है? SC ST को जो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है 10 ईयर के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया पार्लियामेंट में, असेंबली में। 104 है। 105 क्या है? वो इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड एजुकेशनली जो वीकर हैं पीपल, उनका सेंसस के से रिलेटेड जो मैटर है कि उनको स्टेट लिस्ट में स्टेट उसके लिए सेंसस करे या सेंटर करे, वो लिस्ट बनाए, उससे रिलेटेड है। 106 किससे रिलेटेड है? वुमेन को रिजर्वेशन मिला 1/3 कह सकते पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो वहां से लेकर यहां तक आपको लफ्जों पर होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट वाली जो है पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं, अब ये है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कैसे क्या नए राज्य का और कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोल सकते हो, संघ क्षेत्र का कैसे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ या अब फॉर्मेशन हुआ, वो है यहाँ इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ। तो देखें, थोड़ा जूम कर देता हूं, ज्यादा हो गया। इंडिया कंप्राइज्ड 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया जब आजाद हुआ तो 2 कैटेगरी के पॉलिटिकल यूनिट, 2 कैटेगरी के कह सकते हो कि टेरिटरी थे इंडिया में, ठीक है। जिससे पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करते थे, ठीक है, जिसको गवर्नर प्रोविंसेस बोलते हैं। और सेकंड वन है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट पर वहाँ क्या नेटिव प्रिंसेस, आप वहाँ के प्रिंस होते थे या राजा कहो ऐसे, लेकिन कहीं न कहीं वे ब्रिटिश सब्जेक्ट टू द पारामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब कहीं न कहीं वो किसके अधीन थे? किसके अधीन थे? ब्रिटेन के अधीन थे वो। अल्टीमेट कंट्रोल ऐसे कि वहाँ, ऐसे कि कहने का मतलब वहाँ रूल करने के लिए वो राजा हैं। प्रोविंसेस में अगर उनको एडमिनिस्टर करना है तो ये कौन होगा? उनका गवर्नर होगा। वाइसराय तो है ही, गवर्नर जनरल या गवर्नर उस स्टेट में, प्रोविंस में। यहाँ पर आप रहो, राजा रहो, प्रिंस रहो अपने हिसाब से, लेकिन आपके डिफेंस पर, फॉरेन अफेयर पर, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल ब्रिटेन का है। अगर ब्रिटेन कोई डायरेक्शन या इंग्लैंड कोई डायरेक्शन देती है या क्राउन को किंग डायरेक्शन कोई देती है तो वो आपको मैंडेटरी है, फॉलो करना ही करना है, नहीं तो उसको आपको भी कैप्चर कर लेगी, नेक्स्ट कर लेगी। आपको इतना लिबर्टी का आप रूल करो, लेकिन उनके बनाए हुए कानून के हिसाब से ही आप अपना कानून बनाते हो, लेकिन तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, ब्रिटेन को मतलब क्राउन को कहो या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चेंज करना होगा। तो अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का है आप पर, प्रिंसली स्टेट पर। बस ये है, एज ए कहो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर या चीफ मिनिस्टर
आप खुद बन रहे हो, आप हेरिडिटरी बन रहे हो, आपके फैमिली से बन रही है। ये सरकार यहाँ से ब्रिटेन अपॉइंट नहीं कर रही, लेकिन कैसे सरकार चलाना है उस पर निर्देश, डायरेक्शन ब्रिटेन दे सकती है या देती थी। तो वही कहा गया है क्या, सब्जेक्ट टू द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन थे। तो ये दो प्रकार के पॉलिटी या दो टेरिटरी थे ऐसे। अब देखें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गेव 3 ऑप्शन टू, पहले मैंने बताया था ना, ये प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया में ज्वाइन करो, या तो पाकिस्तान में, नहीं तो रिमेन इंडिपेंडेंट। ये जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब हुआ, हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन का ये था कि किसी न किसी, उनका माउंटबेटन प्लान में किसी न किसी में तुमको मर्ज होना है, माउंटबेटन का था। लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट जब हुआ तो इसमें कहा कि इसमें उसमें, नहीं तो अलग रहो। अब अलग रहने में भाई तब पटेल को एक्शन लेना पड़ा, अलग कैसे रहोगे, या तो रहना है तो मेरे पास रहो, ना तो उसके पास, मेरे एरिया में अगर आते हो तो मेरे पास तो रहना ही रहना है। अलग रहने की, इंडिपेंडेंट रहने की कोई बात ही नहीं। अब देखिए उसमें हमारे पास कितने प्रिंसली स्टेट थे, 552, 552 प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे बहुत थे, बड़े बड़े तो जानते ही हो, बड़ौदा, अजमेर, वाराणसी, और राजस्थान में तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बाकी जम्मू एंड कश्मीर तो प्रिंसली स्टेट था ही, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब। तो 549 जो आराम से ज्वाइन कर गए, 3 को पंगा था, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर को। तो शायद मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, नहीं बताया है तो अभी बता देता हूँ, अभी डिस्कशन करूँगा हैदराबाद, जूनागढ़ एंड किसका केस, कश्मीर का। देखो एक करके मैं बताऊंगा, पहले बताया था अभी बताऊंगा। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो इंटीग्रेटेड विथ इंडिया, बाद में धीरे धीरे इंडिया में इंटीग्रेट कर दिए गए। कैसे इंटीग्रेट हुए तो उसका चलते हैं। हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, मैंने यहाँ बताओ पुलिस एक्शन कहने का मतलब है पुलिस मतलब स्टेट पुलिस नहीं गई थी वहाँ, मिलिट्री कहीं गई थी, तो उसको बोला जाता है वर्डिंग में पुलिस एक्शन। मैंने अब्लिक में जानबूझ के दे दिया मिलिट्री ऑपरेशन, ये मत सोचना कि स्टेट पुलिस को हेल्प ली गई थी, मिलिट्री को ले जाकर हैदराबाद को कैप्चर किया गया। अब देखो इसमें क्या है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। पोलो एक गेम भी है ना, पोलो ऑपरेशन, एग्जाम में कभी आ सकता है ऑपरेशन पोलो। और वहां निजाम हुआ करते थे मीर ओस्मान अली खान, मीर ओस्मान अली खान इनको बोला जाता है। आसफ जाह 7 भी बोला जाता है इनको, आसफ जाह 7 भी इनका जो निजाम थे मीर ओस्मान अली खान, ठीक। तो वहां ऑलरेडी ये मैंने मेंशन किया बाय सप्रेसिंग तेलंगाना रिवेलियन लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सितंबर 1948 में। देखो वहां का सिचुएशन क्या था, वहां क्या था ना कि वहां हैदराबाद में क्या है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट पहले से चल रही थी, वो लोग अपना अलग चाहते थे, और वो लोग कहीं ना कहीं उनकी डिमांड रही कि हम पीछे हैं, हमारा ग्रोथ नहीं है, वही डेवलपमेंट नहीं है, सरकार हमारे डिमांड सुनते नहीं है, हम पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम बहुत पिछड़े हैं, हमको सरकार सताती है, ठीक है। तो उनकी डिमांड थी अपना अलग रहने की, और कहीं ना कहीं ये विद्रोह करते थे, इंसर्जेंसी कह सकते हो, मिलिटेंट थे, आर्म्स मतलब कहीं ना कहीं ये हथियार उठाए हुए थे। तो कभी यहाँ ये बिल्डिंग उड़ा दी, वहाँ उड़ा दी, यहाँ पुलिस को मार दिया, ये सब चीज़ वहाँ बहुत, और निजाम को हटाए, उनका भी ये था कि निजाम को मारो हटाओ, ये सब जो भी हो, ऐसा मैटर वहाँ भी ऐसा चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी सिचुएशन वहाँ खराब थी। तो ऐसे केस में क्या है कि हम एक तो निजाम को बोले कि ये सब चीज़ जो आपके यहाँ जो इंसर्जेंसी चल रही है उसको हम ख़त्म कर देंगे, शांत कर देंगे, बिल्कुल एकदम धरती से इसका सफाया कर देंगे इन लोगों का ये, और जो शासन सही से चलने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आपको हम में मर्ज होना है, आप पूरा मतलब आप प्रिंसली स्टेट न रह के आपको इंडिया के सुजरेंटी नहीं, इंडिया के साथ मर्ज होना ही है। तो इंडिया के साथ ऐसे इनको करके इसको मर्ज किया गया। अब देखें यहाँ मैं थोड़ा इमेज दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर, ये हैदराबाद का है। देखो पूरी कैसे पूरा पता नहीं क्लियर है या नहीं क्लियर है, हमने पूरे लोग कैसे इस रोड पे हैं, विद्रोह चल रहा था, हमारी आर्मी वहाँ, पुलिस गई, सब पुलिस का ही देख रहे हैं। हम पूरा बटालियन के साथ अपना वहाँ पहुँचे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पहुँची। और ये पिक्चर देख रहे हो कैसे वहाँ के लोग जो थे
कि भाई वहाँ कम्युनिस्ट जो है इंसर्जेंसी वहाँ चल रही थी, वहाँ रिवेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे वहाँ। सब गांव के लोग, देखो गांव के लोग, फीमेल हथियार उठाए हुई, बंदूक ली हुई है, प्रैक्टिस कर रही है, सब गांव की औरत है, कोई बेचारी इंडियन ही तो है ना। तो एक तरफा ये मत देखो, रीजन दोनों तरफ का सुनो, आखिर क्यों कर रहे थे पहले ये जानो। कोई माओवादी बनता है या क्रिमिनल बनता है या टेररिस्ट बनता है अपनी मर्जी से, शौक से बनता है, वो तो अलग चीज है। कुछ ही लोग होते हैं जो शौक से बनते हैं, मेजर उसमें या तो मान लो कि 40% शौक से बना, लेकिन 60% ऐसे रहते हैं कुछ में भी, कुछ रीजन से, कुछ उनके साथ गलत हुआ, एट्रोसिटी हुई, तभी उनको या मजबूरी में कुछ होप नहीं रहा, तब उस चीज को हथियार उठाना पड़ता, कोई शौक से नहीं बनता। तो ये देखे गांव की औरतें इसमें इन्वॉल्व हैं। ये और बात है कि बाद में कुछ ऐसे जनरेशन जो नए नए होते हैं, उनको शुरू से एकदम रहता है कि मुझे एकदम दबंग बनना है, हथियार उठानी है, एकदम स्ट्रांग बनना है, लोग हमसे डरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग नहीं होते ऐसा। और दूसरा इमेज मैं दिखाऊंगा, देखो क्या है, सब गांव के लोग आपस में बैठ के, वो सब कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कह सकते हो, रिवेलियन है। बगल में आप देख रहे हो कि राइफल रखा हुआ है, सब बेचारे गमछी लुंगी वाले पगड़ी वाले लोग हैं, ये प्लान कर रहे हो कि वहाँ बम फेंकना है, वहाँ लोगों को हटाना है, वहाँ पुलिस है उसको हटा देना है, वहाँ रोड तोड़ देना है, वहाँ का बिजली की तारें तोड़ देनी है, काट देनी है, पुलिस को बिल्डिंग तोड़ देना है, जो भी हो। तो सब गांव के लोग ही थे, अपने ही इंडियन लोग थे, बेसिकली अपने ही भाई बहन थे। और ये जो है वहाँ के निजाम पटेल साहब के साथ निजाम का ये पिक्चर मैंने डाला है, निजाम थे ये। और इसमें देख रहे हो आप कि ये निजाम साहब, ये आर्मी, ये जो पर्सन थे ये थे मेजर जनरल थे उस समय, इनका नाम है उस समय मेजर जनरल या कोई जयंत चौधरी ऐसे नाम है इनका। ये जो पर्सन देख रहे हो आप, बाद में ये आर्मी चीफ बने। तो इस मूवमेंट को, ऑपरेशन पोलो को ये पर्सन लीड कर रहे थे। तो आर्मी चीफ कोई जयंत चौधरी है ऐसे कुछ नाम है, जब ध्यान में शायद ऐसे ही नाम है, ध्यान अगर है तो एक फाइंड आउट कर लोगे। तो ये फोटो है, पिक्चर, निजाम साहब नेहरू जी मिलकर फोटो खिंचा रहे हैं कि आप मर्ज हो जाओ, अच्छा से फोटो शूट कर रहे। बेचारे के चेहरे पर तो खुशी है नहीं, चेहरा देखो, खुद इमेज दिखाता है, इनके चेहरे पे खुशी है। किसी का टेरिटरी चला जाए, किसी का राजपाट चला जाए, खुश कहाँ से रहेगा, कहाँ से खुश रहेगा। तो बाकी बातें बाद में मैं भी करूँगा, तो छोड़ो, जब यहाँ आया तो मैं यहाँ बता दूँ। ये है थे कौन सा पोस्ट मैंने बताया था, मेजर जनरल। इंडिया में जैसे कि जो आर्मी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं, नेवी ऑफिसर हैं, उनकी रैंकिंग होती है, रैंक दी गई ऑफिसर की। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा चीज़ें पूछा जाता है, पूछते हैं। अब मैं पहले दिखाता हूँ यहाँ एयरफोर्स का। एयरफोर्स में जैसे आप देखोगे यहाँ है, यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर की जो रैंकिंग होती है, उससे पहले एक कमीशन होती है, नॉन कमीशन रैंक अलग होती है। सिर्फ ऑफिसर रैंक की बात कर रहा हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ऐसे ऐसे रैंकिंग है। और ये आपको ये स्ट्रीप स्टार ये जानने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आप फौज में हो तो रैंक देखकर आपको किसी को पहचानना है, ये जान लो तो अलग चीज है कि हाँ ये रैंकिंग होती है, किसी की यूनिफॉर्म से आप पहचान सकते हो कि ये बंदा इस रैंक का पर्सन है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा अगर कि ये 3-4 रैंकिंग देंगे, कौन है जो इक्वल रैंक के में आते हैं। जैसे कि मान ली कि देखो ये जिस लेवल पर देखा है ना, उसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नहीं कहूंगा, मतलब सेम लेवल की इनकी रैंक है, हायरार्की है, एक तरह से स्टेटस है। तो मतलब आप ये फ्लाइंग ऑफिसर है, तो आर्मी में इस रैंक पर अगर कोई जाएगा ना, फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में है, तो उसकी जो रैंक होगी सब लेफ्टिनेंट होगी। ये दोनों इक्विवेलेंट रैंक कहलाएगा। पीएसके इनकी सैलरी सेम होगी, पर्क, एडवांटेज, प्रिविलेज एक ही होगी, ठीक है, ये सब लेफ्टिनेंट हो गया। तो ऐसे फिर ऐसे इन नेवी में अगर ये पर्सन जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। नेवी में लेफ्टिनेंट नाम है रैंक का, फ्लाइंग ऑफिसर इसमें एयरफोर्स में, और
सब लेफ्टिनेंट किस में हो गया, आर्मी में सब लेफ्टिनेंट। देखो तो इसमें भी लेफ्टिनेंट है, उसमें भी एक सब लेफ्टिनेंट है, एक है लेफ्टिनेंट, लेकिन दोनों सेम रैंक मतलब इक्वल स्टेटस है तीनों की, समझ गए। तो ऐसा नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं ना कि अगर ये सेम रैंक का पर्सन, 3 पर्सन अगर सामने खड़ा हो ना, तो एक दूसरे को सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है। डिफेंस में सैल्यूट मारा जाता है अपने से ऊपर रैंक वाले को, ठीक है। सेम टाइम में पोस्टिंग भले हुआ हो, सेम बैच हो, लेकिन कोई किसी को प्रमोशन होकर रैंक पहले आ गई, अगर उसको रैंक मिल गई तो कल तक आप उसको हेलो हाय, हाय बडी या हाय चैम जो भी करते थे ऐसे, ठीक है, हेलो हेलो हाय ऐसे करते थे। लेकिन जब उसको सेम रैंक हो, अगर उसकी रैंक नहीं आ गई, चेंज हो गई, नहीं आपसे ऊपर रैंक मिल गई ना, तो आप जब भी मिलोगे तो हेलो हाय नहीं, आपको उसको सैल्यूट करना है, जय हिंद सर, जय हिंद सर, या जय सर तो बोलना है, जय हिंद सर, यानी आपसे प्रमोशन हो गया तो आपसे सीनियर हो गया, आप उसको जय हिंद सर आपको पहले। इन द रिस्पॉन्स सामने वाला पर्सन वो भी आपको जय हिंद कहेगा, समझ गए ना। आप उसको अगर जय हिंद बोल रहे हो तो वो भी आपको जय हिंद में रिप्लाई करना है। सिविल में क्या, जॉब में क्या होती है, सिविल में कोई पुलिस ऑफिसर को आईपीएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर, एसपी डीएसपी डीजीपी को कोई ऑफिसर अगर जय हिंद सर बोलता है तो उनको ये नहीं देखो कि वो रिप्लाई में वो भी जय हिंद कर रहे हैं, कुछ नहीं जय हिंद कुछ नहीं बोला, किसी ने बोला जय हिंद साहब तो वो आराम से सिर्फ ऐसे बोला जय हिंद, ऐसे जय हिंद बोले भी नहीं तो करके निकल गए। लेकिन डिफेंस में नहीं होता है, आप कोई भी छोट ऑफिसर या ऑफिसर ना भी हो, दूसरे रैंक का हो, अगर वो सीनियर किसी ऑफिसर को अगर जय हिंद सैल्यूट करता है, इन द रिस्पॉन्स उसे भी सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दिया जाता है, दिया जाता है ना, ये उनका रूल है डिफेंस का। उनका क्या बोलो, अपना डिफेंस ही है ना, मैं तो रह चुका हूँ। तो डिफेंस का रूल है, नियम है कि सीनियर ऑफिसर को भी रिप्लाई करनी है। तो ये रैंक का मतलब बता दिया, एक रैंक उसकी आ जाती है तो उसको अगले दिन से उसको सैल्यूट करना। ये और बात है कि आपस में अगर आपका कोई उतना क्लोजेस्ट हो तो आप सैल्यूट ना भी करो, यार कल तक तो दोस्ती थे यार, एक ही रैंक वाले थे, आज रैंक आ गई तो मुझे सैल्यूट क्या करना है, अलग बात। लेकिन ऑफिशियली जब कुछ गैदरिंग हो, ऐसा हो, तो वहाँ ऑफिशियली वो सब रूल जो होता है, रूल नियम चलता है, उस समय कोई भाईचारा भाई बंधु या कलीग वो चीज नहीं, वहां सैल्यूट है तो सैल्यूट करना है, समझ गए। तो वो तो अलग बात है, ये जानने का मतलब कि सेम रैंक में क्या रैंक हो, सेम मतलब कौन इक्वल रैंक वाले कहलाते हैं। तो ये दिखा दिया, यहाँ लेफ्टिनेंट है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, लेकिन यहाँ देखो कैप्टन है। कैप्टन अब उतना मत ऐसे कंपेयर याद करो, ये सीरियल तुम याद कर लो, ठीक है। तो जैसे एयरफोर्स का मैंने बताया, तो ऐसे यहाँ का लेफ्टिनेंट होता है, पहले कैप्टन होगा उसका, फिर मेजर होगा, तो फिर आपका होगा लेफ्टिनेंट कर्नल होगा आपका। तो ये जो मैंने सीरियल ये बताया, आप इस सीरियल को याद रखो, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, समझ गए। तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब। ये मेजर जनरल मैंने बताया था ऑपरेशन पोलो में, जिनका नाम था जयंत चौधरी या जो भी हो, तो मेजर जनरल का रैंक था, बाद में वो बने थे, फाइनली जनरल बने थे वो। तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, और लास्ट में होता है फील्ड मार्शल। तो एयरफोर्स के बारे में मैं एक बता दूं, ये जो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो होता है, सिर्फ एक ही पर्सन को अब तक बने हैं, एक ही पर्सन इस रैंक तक पहुंचे, वो है उनका नाम है अर्जन सिंह। अर्जन सिंह सरदार थे, फर्स्ट इंडियन फोर्स के ऑफिसर जो थे, वो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का रैंक मिला, वहां तक पहुंचे। उसके बाद ये रैंक अब किसी को मिलती ही नहीं है, बंद कर दिया गया। कोई मैक्स से पहुंचेगा तो एयर चीफ मार्शल के रैंक तक, ये रैंक नहीं। इसलिए इस रैंक पर एक ही पर्सन रहे, अर्जन सिंह। उनके नाम पर बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स में बिल्डिंग है, अर्जन सिंह के नाम पर अर्जन सिंह कॉम्प्लेक्स, अर्जन सिंह बिल्डिंग, मेस का नाम, ऐसे बहुत सारा मिलेगा। तो ये अब ऐसे इक्विवेलेंट में आप जान लोगे। तो ये सीरियल नंबर, ये ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये बता दिया। अब इसमें देखोगे तो ये सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, और ये होता है लेफ्टिनेंट से शुरू। तो इनके में सब लेफ्टिनेंट में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, सर्जिकल कमांडर। तो एक कमांडर आया है, लेकिन होता है सर्जिकल SG ऐसे करके आता है, SG कमांडर होता है इसमें। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, SG कमांडर होता है। अब ये देखो यहाँ कैप्टन, ये कैप्टन
और आर्मी में देखो ये कैप्टन यहाँ है, लेकिन आर्मी में कैप्टन कौन से रैंक पर है, बहुत स्टार्टिंग में देखो सेकंड में ही रैंक पर कैप्टन है, यहाँ कैप्टन यहाँ कहलाएगा। इस कैप्टन के इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो यहाँ कौन इक्विवेलेंट आ जाएंगे, इस कैप्टन के इक्विवेलेंट, इस कैप्टन के इक्विवेलेंट आ जाएंगे ग्रुप कैप्टन, कर्नल, इसके इक्विवेलेंट, और यहाँ कैप्टन कहला रहे हैं। कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल, एडमायरल, और फिर होता है एडमायरल्टी ऑफ द फ्लीट। तो ये है, आपको इस सीक्वेंस जानने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने दिखाया। ये रिसेंट एग्जाम में किसी न किसी में पूछा है, इसलिए मैंने ये बताया। पूछा है तो अगर उस एग्जाम में पूछा तो कोई और एग्जाम पूछ सकते हैं या किसी और ईयर में पूछ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिलेबस में है नहीं है, इसका तो कुछ सिलेबस ही नहीं है। सिलेबस नहीं है मतलब कहने को नाम है, लेकिन पूछा कुछ भी जाता है। तो इसलिए मैंने ये रखा, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल। अब देखिए यहाँ तक खत्म। यहाँ अब चलते हैं पीछे, जहां तक मैंने आगे छोड़ा था। हैदराबाद बताया, अब है जूनागढ़ का मामला आएगा। अब देखो जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ लोकेटेड है, मैंने पहले डायग्राम में बताया था, गुजरात वाले रीजन में लोकेटेड। व्हाट इज नाउ द गुजरात, वाज रूल्ड बाय नवाब। नवाब का नाम था मोहम्मद महावत, ये मैंने बताया था, मोहम्मद महावत खान जी 3। इसको कैसे किया, बाय मीन्स ऑफ प्लेबिसाइट। पहले तो क्या किया कि पुलिस एक्शन के द्वारा वहां जाके जूनागढ़ कब्जा किया, कब्जा कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद वहां कहा कि ठीक है हम प्लेबिसाइट करवा देंगे, चूंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी, रूलर थे मुस्लिम, ठीक है, रूलर थे मुस्लिम, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी हिंदू की। तो लोग ने उस समय तो ऐसा चल रहा था कि हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुस्लिमों का पाकिस्तान। तो वोटिंग जब हुई, प्लेबिसाइट करवाया गया, तो प्लेबिसाइट में ये हालांकि जूनागढ़ को जब कैप्चर किया गया तो उसमें पाकिस्तान तो अपोज करेगी, कैसे कश्मीर में हम कुछ एक्शन लेते हैं तो कश्मीर कहती है कि पाकिस्तान इसमें बोलती है कि एट्रोसिटी किया जा रहा है। तो ऐसे कि भाई ये जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये लोग यहाँ के राजा जो है चाहते ही नहीं थे, यहाँ के जो मतलब नवाब तो हमारे साथ मर्ज करना चाहते थे, ये जबरदस्ती है जो उन पर कब्जा कर लिया और अपने में मिला लिया। वो इसमें अपना स्टेटमेंट उस समय आते जाते रहता था। प्लेबिसाइट हुआ, इतने % लोगों ने सपोर्ट किया कि मैं इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता हूँ। तो 1948 का मामला, और ये भी 1948 में ही चल रहा था, मतलब रिपब्लिक होने से पहले। आपको पता है ना, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल 20 नवंबर के आसपास में 26 या मतलब 1949 के आसपास में ही 26 नवंबर 1949 के आसपास में ही मैंने बताया था डेथ हो चुकी थी उनकी। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें बीमारी हुई, उन्हें भी डायग्नोस एग्जैक्टली नहीं हो पाया क्या हुआ, मुंह से ब्लड आई, उनको शरीर गिरता गया, उनको लग गया कि मेरी हालत सही नहीं है, कुछ न कुछ अंदर दिक्कत चल रहा है। उस समय इतना CT स्कैन होता था, ना अल्ट्रासाउंड होता था, एक्सरे भी नहीं था, तो ये बीमारी पता नहीं चल पाया। ऐसे ही ट्रीटमेंट होती रही और वो उनको पता लग गया कि मैं अंदर मेरा क्या चल रहा है, और उनकी डेथ हुई थी। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। अब है कश्मीर वाला। देखो कश्मीर का तो एक अलग इशू है। कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह। तो देखो वहाँ के रूलर हिंदू, कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुस्लिम, जम्मू के पॉपुलेशन हिंदू की है, लद्दाख वाली आती है बौद्ध की पॉपुलेशन है। तो हरि सिंह जो थे वो उनका इंडिया के साथ लगाव रहा, वो चाहते थे इंडिया के साथ मर्ज होना। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके जरिए उन्होंने इंडिया के साथ मर्ज होने का प्रपोजल रखा, इंडिया के साथ मर्ज हुआ 1947 में। फिर बोला गया कि प्लेबिसाइट कराएंगे, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उनका पाकिस्तान के साथ एफिनिटी था, अपोज किया कि ठीक है प्लेबिसाइट मैं करवाऊंगा, लेकिन पता था कि प्लेबिसाइट होगा तो नतीजा क्या आने वाली है, तो प्लेबिसाइट कभी करवाया ही नहीं गया। तो ये है। अब है थोड़ा मैं उसके बाद उनको क्या सकते हो आर्टिकल 370 के द्वारा वहाँ स्पेशल प्रोविजन दिए गए उसके लिए, कश्मीर के लिए, वो तो अब एबॉलिश कर दिया गया है 2019 में ही। अब मैं कुछ और आगे पिक्चर दिखा दूं। ये देखें, ये है रीजन आपका हैदराबाद वाला रीजन।
उस समय का हैदराबाद ये था, इतना बड़ा हैदराबाद था, सोचे ये हैदराबाद था। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये रीजन, ये टेरिटरी देख रहे हो, ये हैदराबाद का रीजन था, इतना बड़ा। इसको मैंने दूसरा मैप में रखा है, मैंने थोड़ा कलर देकर हैदराबाद का, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। ये है आपका जूनागढ़। जूनागढ़ ये आपका गुजरात का रीजन है, उसमें जो थोड़ा ये रीजन है जूनागढ़ का। अब ये है कौन, ये है जूनागढ़ के जो नवाब हुए मोहम्मद खान 3, ये वो है, उनका पिक्चर मैंने डाला है यहाँ। अब ये देखे, ये है हरि सिंह। कहोगे राजा हरि सिंह, राजा कहाँ है? क्योंकि बताते हैं हरि सिंह जो थे ना, वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर चुके थे। ये इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स एक था उसमें, देहरादून में, अब ब्रिटेन के अंदर था, ब्रिटेन का। तो उस समय 1930 के आसपास में ही मिलिट्री ट्रेनिंग हो चुकी थी। और अपने जो रीजन है उसकी जो आर्मी जो है वह मिलिट्री को हो, उसको खुद वो लीड करते थे, वो उसके चीफ थे। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म में रहते थे, ये यूनिफॉर्म में, आर्मी के यूनिफॉर्म में। जैसे आप जानते हो ना परवेज मुशर्रफ, तो खुद आर्मी वहाँ जनरल या आर्मी चीफ थे वहाँ के पाकिस्तान के। तो प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो सेम यूनिफॉर्म में रहा करते थे। तो ऐसे परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, कोई नफरत की वजह हमें उसमें जाना ही नहीं है। मैं सिर्फ यूनिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। चूँकि उम्र में बड़े हैं तो आप कह के मैं एड्रेस किया है। अब ऐसा नहीं कि मैं तुम कह के क्यों एड्रेस करना, क्या नफरत यार, जो गया छोड़ो। तो ये है आपका कौन है, महाराजा हरि सिंह। तो सरदार पटेल के साथ देख चुके हो। अब देखो ये कब हुआ, 1948 का मामला है ना। उस समय देखो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखो, आप खुद फेस देखो कितना इनका हैप्पी है, पर उस समय से ही बीमार चल रहे थे। देख रहे हो ना, शरीर इनका पहले जैसा इनका जो था ना स्ट्रांगनेस या बोल्ड, हाथ जोड़ने से मैं नहीं करूँगा हाथ जोड़े हुए थे, डरे हुए हैं या बहुत कमजोर दिख रहे हैं, खुद बॉडी अपियर भी हो रही है। उसमें इतने बीमार चल रहे थे ये। तो पहले जब वाले पिक्चर देखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा तुम्हारे साथ बोल्ड, चेहरा से लग जाता है कि थोड़ा अंदर से बदमाश टाइप का, खड़ूस नहीं कर सकता ऐसा, मतलब स्ट्रिक्ट कर सकते, स्ट्रिक्ट पर्सन थे। यहाँ बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं। बीमार शरीर, कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी एग्रेसिव, कितना भी टफ पर्सन हो, कितना भी खड़ूस पर्सन हो, जब शरीर डाउन होता है ना, सारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल बेचारा अलग सीन हो जाता है। तो इन्होंने कंट्री के लिए तो इनका कंट्रीब्यूशन तो पता ही है। आखिर एक तरह से आप देख रहे हो इंडिया को यूनाइट करने का मेजर रोल तो इनका काफ़ी रहा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन बोलते हैं ना, लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनका स्कल्पचर कहो या आप कहो जो क्या मैंने बताया था ना, क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाया था, एक इमेज दिखाया था जो बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू जो बनाया हुआ है। ये है, आप देख रहे हो नेहरू के साथ हरि सिंह हाथ वाथ मिलाए। चलो ठीक है, आप कश्मीर को इंडिया में मिलाते हैं, हंसी हंसी चल रही है, दोनों के चेहरे पर मुस्कान। अब देखिए ये आपका है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के फादर का कहीं ना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने में। तो मैंने वो पिक्चर नहीं दिखाया मैंने उस समय, वो फारूक अब्दुल्ला, उनका नाम कोई अब्दुल्ला ही ऐसा था। तो वो भी काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रहा कश्मीर ताकि इंडिया के साथ हो जाए। अब चलते हैं आगे। देखो कहते हैं क्या, इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। 1950 तक, 1950 जो था, इंडिया को 4 टाइप का क्लासिफिकेशन स्टेट को किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मैंने पहले बताया था। तो पार्ट ए में कौन कौन सा स्टेट है, पार्ट बी में कौन कौन सा स्टेट, पार्ट सी में कौन कौन सा स्टेट एंड पार्ट डी में,
ये नाम आप कम से कम अभी बाद में दिखाऊंगा। देखो पार्ट ए स्टेट वो थे जो गवर्नर प्रोविंस थे उस समय के प्रॉपर। पार्ट बी स्टेट वो प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन जिनके पास अपना लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा था। अब पार्ट सी वो ऐसे स्टेट थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, और ऐसे प्रिंसली स्टेट जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं था, वो पार्ट सी स्टेट कहलाए। पार्ट सी स्टेट सेंट्रली डायरेक्ट एडमिनिस्टर था सेंटर के द्वारा। पार्ट डी में जो यूनियन टेरिटरी जो अभी का जो कह सकते हो, तो इसमें एक ही नाम था अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, वो आइलैंड पार्ट डी में। अब बाकी जो है लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ नहीं, ये सब मैं बता रहा। अवार्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द अर्ल्सवाइल प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट जो है यहाँ लेजिस्लेचर वाले या जो बिना लेजिस्लेचर वाले। अब देखो कितने नंबर है, 9 9 9 10 और 1। इसमें 9 स्टेट, इसमें 9 स्टेट, इसमें 10 स्टेट। तो एक और छोटा कर देता हूँ। इतना टाइट क्यों हो जा रहा है मेरा ये? शायद कभी कभी प्रेस करता है, बहुत टाइट हो जाता है ये। थोड़ा यहाँ कर लो, कंफर्टेबल हो जाए। हाँ जी, तो अब देखो ये पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी। तो इसमें आप क्लियर है शायद, तो थोड़ा जूम करने की जरूरत नहीं है, हल्का मैं कर देता हूँ फिर भी। देखो पार्ट ए स्टेट में नाम कम से कम अभी जानो। अब पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतनी पुरानी वाली चीज़ें तो नहीं पूछेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेट पार्ट बी में था या नहीं था, कौन सा पार्ट सी में था या नहीं था। ये बहुत कम चांस है पूछे यार, उसमें क्यों नए नए इतनी टॉपिक है, नए इतने करेंट अफेयर है, इसमें तोड़ मरोड़ करना है तो इसमें करे। पुराने वाले में नहीं जाएंगे कि पार्ट ए स्टेट में ये था या नहीं था। क्या इसे कोई नाम दे दिया एक पल के लिए, जैसे कि कोई नाम मैं बताता हूँ, बिलासपुर। तो बिलासपुर का एग्जाम्पल देखे कि हाँ बिलासपुर बिलोंग्स बिलासपुर वाज ए टेरिटरी which belong to part A, part B, part C, part D in 1950। 1950 में बिलासपुर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी विच किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता था। तो ऐसे करके बहुत कम चांस है कि वो दे दें, ऐसा दें। लेकिन फिर भी इतना पार्ट जानो, ये जानो कि यहाँ जो होते थे इलेक्टेड गवर्नर होते थे। पार्ट ए में इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर भी होते थे, इलेक्टेड होते थे। अब देखिए राज प्रमुख हुआ करते थे पार्ट बी में, जिसको फॉर्मर प्रिंसेस भी बोलते हैं। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर एंड पार्ट डी में गवर्नर अपॉइंटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। ये तो अभी गवर्नर ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। ये चीफ कमिश्नर हो गया, ये हो गया राज प्रमुख, जिसको फॉर्मर प्रिंस है, जिसको पहले राजकुमार बोलते थे या राजा, तो यही हुआ राज प्रमुख। तो नेम बता दिया, लेकिन इतना एटलीस्ट जानो कि इसमें 9 थे, इसमें 9 थे, इसमें 10 थे, इसमें 1 ही थे। अब आता है चलो धार कमी। खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, या इंस्टाग्राम का लोगो है,
और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ नहीं होगी। डॉक्टर डॉट DR डॉट एंड विकास अंडरस्कोर IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है इसलिए ऐसे है, तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा, और जो आईडी जो होता है @DR_विकास_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फैन रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैं फिर से वहां अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप और नहीं सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये QR कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001001620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर।
तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है, तो यहां तक इतना। बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।